Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter 10 of class 11th biology, which is cell cycle and cell division. तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके कुछ PYQs यहाँ पे सोल्व करेंगे जिससे कि कंसेप्ट जो है और अच्छे से आपकी उन पर पकड़ बनेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल। कुछ डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। और वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में वो एंटर कर जाते हैं उसको अपनी सेल साइकिल को छोड़कर। उसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, यानी कि जी नोट से उसको हम रेफर करते हैं। तो दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। तो ये पूछा गया ये जो प्रोसेस है ये कब होता है, मतलब किसके एंड में, या मतलब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि किसको ये प्रीसीड करता है या किसको सक्सीड, मतलब ऐसे वर्डिंग्स भी यूज किए जा सकते हैं। तो देखो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले सेल साइकिल समझाना चाहूंगी, सारे फेजेस के बारे में बताना चाहूंगी जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है ये काफी अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। देखो ये सबसे ऊपर होता है भाई हमारा G1 फेज, ठीक है। फिर हमारा आता है क्या, S फेज। उसके बाद आता है G2 फेज और ये हमारा होता है क्या, M फेज, ठीक है। 5% जो है M फेज होता है और 95% ये जो तीनों हमारे पास है इनका मिलाकर। मैं आपको बता देती हूँ इन तीनों का, यानी जो 95% है इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, यानी कि इंटरफेज और एम फेज हमारे पास दो है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल साइकिल है दो फेज उसमें होते हैं। कौन से भाई, इंटरफेज, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, प्रीपेरेटरी फेज, ठीक है। दूसरा फेज होता है एम फेज, जो कि मैंने ऊपर अभी आपको ये बना के भी दिखाया है, एम फेज। या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, माइटोटिक फेज, ठीक है। 95% ये ऑक्यूपाई करती है, 5% ये। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, अभी जो मैंने लिखा G1 S G2 सीरीज में आपको याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप इसको उल्टा सीधा कर दोगे, क्योंकि मायने ही सीरीज के हैं। यहाँ पे जो फेज होते हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले इस फेज में था, इस फेज से ये वहां पे इसने जो है अपनी डेवलपमेंट की, या फिर जो भी वहां पे चेंजेस आए उसके बाद ये दूसरे फेज में एंटर किया। दूसरे फेज में इसने अपना जो और जो है स्पेसिफिक जो एक्टिविटी वहां पे हो रही है किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस में जो भी है वहां पे किया, फिर नेक्स्ट फेज में एंटर किया। ऐसे नहीं है कि G1 से G2, या फिर आपको याद सीरीज में नहीं था तो आपने पहले लिख दिया S फेज फिर G2 फेज फिर G1 और आपको कि भाई इंटरफेज के तो तीनों है। ऐसा नहीं है, सीरीज में आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं अगर और आपको थोड़ा डिटेल में जाकर बताऊं तो यहाँ पे इसके होते हैं क्या, 2 टाइप्स। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। आप आगे पढ़ोगे, मतलब आप चैप्टर में आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम PYQ सोल्व करने आए हैं। तो कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 में स्प्लिट होता है। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, फिर आता है हमारा एनाफेज, ये भी सीरीज में ही चलते हैं, फिर आता है टीलोफेज, ठीक है। प्रो, मेटा, एना, टीलो, ये चारों क्या है, सीरीज में याद रखने के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं क्या, सीरीज ऐसे चलती है, सबसे पहले सेल G1 में, उसके बाद S में, फिर S2 में, और उसके बाद एट द एंड M में, ठीक है। ये इंटरफेज हो गया, ये M फेज हो गया। तो मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे ये सीरीज चलती है। और देखो बात करी गई है किसकी, G नोट फेज की। इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले, फिर बताती हूँ। G नोट फेज, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन सेल इज अनएबल टू क्रॉस G1 टू S चेक पॉइंट्स। अब मैं बताऊंगी मैंने ये क्या लिखा है ऊपर जो हमने डायग्राम बना रखा उसके थ्रू, यानी कि एग्जिट फ्रॉम G1 फेज, G1 फेज से क्या है वो एग्जिट ले लेगा,
सस्पेंड सेल साइकिल। जो भी मैं पॉइंट लिख रही हूँ आप पहले सुन लो, समझाऊंगी मैं अभी। ये स्टेज जो होती है, फेज जो होता है, इनएक्टिव स्टेज होती है, लेकिन बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। देखो भाई, यहां पे देखना मैंने आपको क्या बताया है। व्हेन सेल इज अनेबल टू क्रॉस G1 टू S फेज, एस चेक पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे 2 चेक पॉइंट होते हैं हमारी सेल साइकिल में, ठीक है। एक तो G1 से S1 और एक होता है G2 से M फेज, ठीक है। ये क्या होते हैं, 2 चेक पॉइंट होते हैं। एक ये चेक पॉइंट होगा, मैं इसको अलग कलर से शो करती हूँ। ये चेक पॉइंट रहा, एक होता है ये चेक पॉइंट। 2 चेक पॉइंट होते हैं, एक G1 से S और एक G2 से M में, ठीक है। 2 चेक पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाँ मैं थोड़ा सा चेक पॉइंट के बारे में बताऊं। जो G1 से S वाला होता है, ये जो चेक पॉइंट भाई, ये मेजर वाला होता है, ठीक है, मेजर वन, यानी कि ये कंट्रोल्ड होता है G1 साइक्लिन CDK2 द्वारा। मतलब आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना, सिर्फ इतना ही जानना है कि ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, कंट्रोल्ड बाय G1 साइक्लिन्स CDK2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं G2 से M, जो दूसरा चेक पॉइंट है, 2 ही चेक पॉइंट होते हैं, कभी भी ये चेक पॉइंट मत कर देना G1 से S1 एक चेक पॉइंट, S1 से G2 दूसरा चेक पॉइंट, नहीं होता। G1 से S1 में S में एंटर करना, एक चेक पॉइंट, मतलब ये चेक पॉइंट क्रॉस कर गया, मतलब चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई अगर इस चेक पॉइंट को यहाँ से मतलब जो भी सेल है वो क्रॉस कर गया तो वो वापस पीछे नहीं जा सकता। उसमें जो चेंजेस आने हैं उस फेज में एंटर होने के बाद, जो वहां पे एक्टिविटीज होनी है वो होएगी वहां पे, ठीक है। तो अगर मतलब क्या है, चेक पॉइंट क्रॉस कर गया तो अब जो है उसमें जो चेंजेस आने हैं वो आएंगे। ऐसा अगर वो चेक पॉइंट क्रॉस नहीं करता यानी पीछे, ये तब हो सकता है कि भाई मतलब चांसेस होते हैं कि सेल आगे फर्दर मूव ना करे, ठीक है। तो चेक पॉइंट का मतलब ये है कि भाई यहाँ से क्रॉस कर गया तो आगे तो भाई फर्दर डेवलपमेंट होनी है, जो भी होना है वो होगा, प्रोसेस अपना अंडरगो करेगा, ठीक है, एक्टिविटीज को। तो ये मतलब होता है चेक पॉइंट का। G2M की बात करूं, ये माइनर वाला होता है और ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है, M साइक्लिन CDK2। बस आपको इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बताया, G0 फेज पे चलते हैं। जब सेल एनेबल हो क्रॉस, किसको क्रॉस करने में, G1 टू S फेज में। इसको इरेज कर देती हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा पूरा इरेज हो गया, हाँ दोबारा बनाते हैं। ये M फेज है, ये 5% वगैरह लिखने की मेरे को बार बार जरूरत नहीं, ठीक है। ये G2, ये एक चेक पॉइंट और ये क्या है, दूसरा चेक पॉइंट, ठीक है। तो जब G1 से S में सेल जो है क्रॉस ना कर पाए, अब देखो जब G1 टू S सेल जो है आगे क्रॉस कर ही नहीं पाए इस चेक पॉइंट को, तो इसका मतलब सेल कहाँ है, G1 में। तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, जो वो सेल है वो अपनी इस स्टेज को छोड़कर एक दूसरी स्टेज में चला जाता है जिसका नाम होता है G0, ठीक है। वो अब यहाँ पे भी नहीं रह रहा, वो देखो उसने भाई आगे मूव करने से मना कर दिया, वो चेक पॉइंट क्रॉस ही नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा। अब भाई यहाँ पे G1 में उसको रहने नहीं देंगे, वो ये कहेंगे कि भाई अगर तू यहाँ पे है तो तुझे आगे मूव करना पड़ेगा, तुझे आगे चेक पॉइंट क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई मैं ना आगे जाऊंगा, मैं ना यहाँ पे रहूंगा, मैं यहाँ पे इस फेज को ही छोड़ के चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये सेल ऐसे बोलेगा, तो ये कौन सी, ये छोड़कर चला गया, अब छोड़कर गया तो कहीं तो जाएगा ना, राइट। तो वो कहाँ गया है, वो G0 फेज में चला गया, यानी जो क्वीसेंट फेज जिसको हम बोलते हैं, तो ये इस फेज में चला गया। और क्योंकि ये बहुत आलसी है, इसको एक्टिविटी अंडरगो नहीं करनी थी, तो इसने सोचा कि मैं जाऊंगा भी ऐसी जगह जो बिल्कुल इनएक्टिव हो, ठीक है, जहां मुझे सिर्फ आराम मिले, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो G0 जो फेज होता है वो इनएक्टिव फेज होता है, तो यहाँ पे वो सेल जो है चला जाता है G0 फेज में, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम G1 फिर सस्पेंड सेल साइकिल। सस्पेंड का मतलब होता है कि, सस्पेंड का क्या मतलब होता है कि मान लो स्कूल में है, कोई बच्चा ज्यादा शरारत कर रहा है तो उसको शरारत किया तो उसको 15-20 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसको बिल्कुल निकाल दिया स्कूल से कि भाई अब तुम चलो, एडमिशन तुम्हारा रद्द, यहाँ पे नहीं पढ़ना तुमको। सस्पेंड किया जाता है कुछ दिन के लिए, यानी सस्पेंशन वो चीज होती है कि जिसको कुछ दिन के लिए क्या कर दे, मतलब इनएक्टिव फेज में ले जाए हम, ठीक है, कुछ दिन के लिए उसको वहीं रोक दे। तो ये क्या करता है, सेल साइकिल को, जो ये G0 से G1 से G0 में जाना, ये ऐसा मतलब इसका ये नहीं कि सेल साइकिल बिल्कुल खत्म कर
कर दिया एंड ऑफ सेल साइकिल, नहीं, सिर्फ सस्पेंशन हुआ है सेल साइकिल का। और जब भी, मतलब कि सस्पेंशन का मतलब ये है कि जब भी ये सेल चाहे वापस से जीवन में एंट्री करके, जब भी रिक्वायरमेंट होगी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंडर, ये वापस जीवन में आके चेक पॉइंट को क्रॉस करके एस में चला जाएगा, एस से फिर G2 में, फिर दूसरा जो है अपना चेक पॉइंट क्रॉस करके आगे फर्दर मतलब पूरी एक्टिविटी अंडरगो कर सकता है। तो ये होता है क्या, G0 फेज। और G0 फेज भाई इनएक्टिव स्टेज होता है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इनएक्टिव तो है लेकिन ऐसा नहीं कि मेटाबॉलिकली खत्म हो गया, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव ये होता है, लेकिन स्टिल ये क्या है, एक इनएक्टिव स्टेज है। भाई मैंने आपको पूरी जो है पूरे चैप्टर का पूरा बेसिक ही मैंने बता दिया इस पहले क्वेश्चन में ही। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ आया होगा कि क्या G0 फेज होता है, क्या जो है पूरी सेल साइकिल में आगे फर्दर अपना एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो सम डिवाइडिंग सेल, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, अब आप खुद भी बता सकते हो कौन सा, एम फेज के बाद। कैसे, देख लो यहाँ पे जो आफ्टर एम फेज के बाद ही तो G1 फेज में जाते हैं ना, और अब G1 से वो क्विसेंट मतलब G1 के बाद तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, G0 फेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, एम फेज। देखो जो कुछ डिवाइडिंग सेल होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं अपनी सेल साइकिल को और वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। ये प्रोसेस किसके एंड पे होता है, एम फेज के और बिगिनिंग ऑफ G1 फेज। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, अब ध्यान देना है यहाँ पे, इस बात के ऊपर आप ध्यान दोगे। हमसे ये पूछा, मैंने आपको एक बात बोली है कि क्या बोली है, ये ध्यान से सुनो जो लाइन मैं बोल रही हूँ। ये प्रोसेस कब होता है, एम फेज की एंडिंग के दौरान और बिगिनिंग किसकी, G1 फेज की। ठीक है, G1 का जिक्र भी कर दिया मैंने, एम फेज का भी कर दिया। अब आप सोचोगे कि मैंने दोनों बातें बोल दी, लेकिन आपने इस बात का ध्यान दिया कि मैंने बोला है, मैंने दो वर्ड बोले हैं, G1 की तो बिगिनिंग के दौरान और एम फेज की एंडिंग के दौरान, मैंने ये चीज बोली है। अब आप क्वेश्चन की तरफ जाओ और देखो, दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, क्या हमसे यहाँ पे एंड ऑफ पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि किसके अंत में, हमसे ये नहीं पूछा किसकी शुरुआत में। ठीक है, हमसे पूछा है किसकी एंडिंग पे, तो भाई वो तो एम फेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एम फेज। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, और जो मैंने आपको यहाँ ऊपर समझा दिया भाई काफी अच्छे से, अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास आगे क्वेश्चन आता है तो मैं बार बार इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, हम सीधा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है विद रिगार्ड टू G1 फेज। G1 फेज के रिगार्ड में, यानी जिसको हम गैप 1 ऑफ इंटरफेज भी बोलते हैं, इसके रिगार्ड में हमको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे G1 फेज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, स्पेस यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। देखो G1 फेज क्या होती है, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, गैप 1 फेज। क्या बोला मैंने, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर गैप 1 फेज इसका नाम हो सकता है। और इसको हम बोलते हैं भाई क्या, पोस्ट माइटोटिक फेज या फिर प्री सिंथेटिक फेज। अब मैं बताऊंगी ऐसा क्यों। हम वापस से अपनी डायग्राम हमने ऊपर बना रखा है, देखते इसकी तरफ मूव करेंगे। मैंने बोला G1 फेज को क्या, पोस्ट माइटोटिक, यानी कि G1 फेज क्या है, G1 फेज के बाद हमारे पास क्या आता है, ये माइटोटिक फेज से पहले। ठीक है, यानी माइटोटिक फेज इसके क्या है, पहले। ठीक है, पोस्ट माइटोटिक मतलब बाद एम फेज के बाद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट। अगर एम फेज से पहले होते तो इसको हम बोलते हैं प्री। पहले की बात को हम क्या बोलते हैं, प्री, पहले को रिप्रेजेंट करेंगे। पोस्ट होता है बाद को रिप्रेजेंट करने वाली चीज। तो अब यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जब एम फेज के बाद G1 आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज। ये माइटोटिक फेज होती है तो पोस्ट माइटोटिक फेज। एक दूसरा मैंने वर्ड बोला था प्री सिंथेटिक फेज, ये जो एस होता है भाई ये सिंथेटिक फेज होती है। एस फेज क्या होती है, सिंथेटिक फेज। तो अब मैंने क्या बताया, पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्री। तो एस फेज से पहले G1 है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, प्री सिंथेटिक फेज। उम्मीद है आपको दोनों चीजें समझ आई होंगी। ठीक है,
तो अब बात करेंगे, देखो जो G1 फेज होती है, G1 ये लॉन्गेस्ट फेज होती है इंटरफेज की। मैं आपको बताऊं, ये चीज याद रखने वाली है भाई, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज एज वेल एज, मतलब सिर्फ इंटरफेज का ही नहीं, एज वेल एज होल साइकिल, पूरी साइकिल का कौन सा है, G1 फेज है। ठीक है, और सेल अगर अंडरगो करे फास्ट डिवीजन, मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देती हूं कि सेल अगर अंडरगो कर रहा है क्या, फास्ट डिवीजन, तो इसका मतलब उस दौरान G1 क्या होगी, शॉर्ट होगी। ऑब्वियसली जल्दी जल्दी जो है सेल ने डिवीजन वहां पे कर ली, मतलब जो बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो रहा है, तो G1 वहां पे शॉर्ट होगी। और अगर ये स्लो डिवीजन को मतलब स्लो, या आप इसको बोल सकते हो लॉन्गर डिवीजन, ठीक है, स्लो यानी लंबा चलने वाला प्रोसेस, तो उस दौरान G1 क्या होगी, वो भी बड़ी हो जाती है, लॉन्गर, G1 लॉन्गर। इसका इस पॉइंट से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप देखो आपके पास दे रखा कि सिलेंडर को कर दिया फास्ट डिवीजन और आपसे पूछा लॉन्गेस्ट फेज, और आप सोचो कि भाई G1 तो उस दौरान शॉर्ट हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये चीज, ये पॉइंट मैंने आपको बोला, बिल्कुल याद रख लेना है आपको, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते कि G1 जो है लॉन्गेस्ट फेज होते हैं इंटरफेस की, इसको रट लो इस बात को आप। ठीक है, अब मूव करते हैं हम किसकी तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इसके रिगार्डिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा भाई बी। सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बिल्कुल होता है, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। देखो जो मतलब ड्यूरिंग G1 फेज के दौरान सेल की, जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, ग्रोथ को एग्जिबिट करता है। ठीक है, ग्रोथ एग्जिबिट करता है, लेकिन वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस जो है कब होता है, एस फेज में। डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज के दौरान होता है भाई, जो एस फेज होता है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। एस फेज के दौरान हमारे पास क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, इस फेज के दौरान नहीं होता। तो न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस, और न्यूक्लियर डिवीजन कब होती है, कैरियोकाइनेसिस के दौरान। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस है, तो वहां से आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियर डिवीजन किस में होगी, कैरियोकाइनेसिस के दौरान होगी। ठीक है, और रीऑर्गेनाइजेशन जो होती है सभी सेल कंपोनेंट के, वो होती है एम फेज में। वापस से जो मतलब पूरा रीऑर्गेनाइजेशन होगा सेल का, वो लास्ट फेज जो हमारा माइटोटिक फेज होता है वहां पे होती है। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। डीएनए कौन से में रेप्लिकेट करता है, एस फेज में। न्यूक्लियर डिवीजन होती है कैरियोकाइनेसिस के दौरान, और रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है सारे सेल कंपोनेंट्स का, वो कब होता है, एम फेज के दौरान। ठीक है, अगर मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उसमें जो कैरियोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस के बाद होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ जिसकी वजह से जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है वो अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिंकेशन, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होना आगे हम बात करेंगे, किसी क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है सेल्स इन G0 फेज। जो सेल्स होती है G0 फेज में, उसमें वो क्या करते हैं भाई, एग्जिट द सेल साइकिल। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से बात की है, एग्जिट करते हैं। सेल्स इन G0 फेज क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो एंटर तो बिल्कुल नहीं है, तीसरा ऑप्शन टर्मिनेट बिल्कुल नहीं है। मैंने सस्पेंड वर्ड का यूज किया था। हो सकता था कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे सस्पेंड द सेल साइकिल आएगा, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा कि जो सेल्स होते हैं G0 फेज में वो क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं अपनी सेल साइकिल को। ठीक है, ये सस्पेंड सस्पेंड द सेल साइकिल जो है, ये हमारा सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्राइमरी बात करेंगे तो हमारे पास एग्जिट द सेल साइकिल ही होगा। ठीक है, हमसे सिंपल यहाँ से पूछा सेल्स इन G0 फेज, तो जो पहला आपके पास करेक्ट होगा, जो सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट होता है वही आप करेक्ट मतलब चूज करते हो। तो देखो G0 या फिर उसको रेस्टिंग फेज जो बोलते हैं, वो नॉन ग्रोइंग स्टेट होती है। ठीक है, जो इंटरफेज के मतलब डिस्टिंक्ट इंटरफेज से दूर होती है। ये पीरियड होता है सेल साइकिल में जिसके दौरान जो सेल है वो क्वीसेंट स्टेट में चली जाती है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है, बहुत इजी है भाई, डी। ठीक है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप इजीली आपको इजीली आप इसे याद भी रख सकते हो। और मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगर किसी को बिल्कुल ही याद ना हो रहा हो ये, तो आप ऐसे याद रख सकते हो भाई, आपकी कोई और आपके पास न्यूमोनिक्स हो या फिर आपके पास और कोई ट्रिक हो, आप उसका यूज कर सकते हो। मैं जस्ट वैसे ही बना रही हूँ कुछ भी रैंडम, तो आप याद रख सकते हो G1 सर, G2 मैडम।
ठीक है, G1 सर G2 मैडम, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, G2 मैम, G1 सर G2 मैम। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो अगर आपको ये मतलब लगे कि हाँ ये चीज आपको याद रह जाएगी, वरना आप अपना खुद का भी कुछ बना सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। अगर जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है बैक्टीरिया में, वो किसके अंदर होती है, तो यहाँ पे ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई बी, प्रायर टू फिजन। देखो बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है भाई। ठीक है, सबसे पहले कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, प्रायर टू फिजन, इन साइटोप्लाज्म प्रायर टू फिजन। फिजन का मतलब होता है कि भाई एक चीज का ब्रेक डाउन होना दो में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन, राइट। तो देखो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी प्रीमिटिव नेचर, ड्यू टू देयर, उनके प्रीमिटिव नेचर की वजह से, प्रीमिटिव नेचर होता है भाई जो पुराना नेचर, ठीक है, जो जिसमें मॉडिफिकेशंस ना हुई हो, प्रोकैरियोट्स के प्रीमिटिव नेचर की वजह से वो कभी भी वेल मार्क्ड एस फेज शो ही नहीं करते। अगर वेल मार्क्ड एस फेज नहीं शो कर रहे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी पीछे क्वेश्चन में कि एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है डीएनए का। इनमें तो भैया एस फेज ही नहीं है बैक्टीरिया में। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोट का प्रीमिटिव जो है वो प्रीमिटिव सेल्स, प्रीमिटिव नेचर होता है उनका, राइट। तो एस फेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिजन से पहले साइटोप्लाज्म में डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया की हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग एस फेज बिल्कुल गलत है, एस फेज नहीं होता इसमें, न्यूक्लियोलस के विद इन नहीं होता, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, प्रायर टू फिजन। नेक्स्ट एक जो सोमेटिक सेल है, दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द, एक सोमेटिक सेल भाई जिसने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है एस फेज उसकी सेल साइकिल का, एज कंपेयर्ड टू गैमिट ऑफ सेम स्पीसीज है, मतलब किससे कंपैरिजन पे, जो गैमिट है कुछ सेम स्पीसीज का, उसके पास क्या होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। देखो जब एस फेज कंप्लीट होता है तो एक सोमेटिक सेल, में यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन एस फेज कंप्लीट्स, जो एस फेज होता है भाई, ठीक है, एस फेज जो होता है, व्हेन एस, यहाँ पे एस फेज कंप्लीट, जो सोमेटिक सेल्स, सॉरी सोमेटिक सेल्स आएगा यहाँ पे, सोमेटिक सेल्स जो होंगे वो क्या करते हैं, 2n नंबर उनके पास ऑलरेडी होता है, 2n नंबर वो कंटेन करते हैं, किसका, क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्रोमोसोम्स का क्या होगा, 2n नंबर, और 4c कंटेंट ऑफ डीएनए, और कंटेंट डीएनए कंटेंट की मैं बात करता हूँ कितना होता है, 4c डीएनए कंटेंट। ठीक है, इतना होता है। ये तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया, बी। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो अनवाइंडिंग होती है स्ट्रैंड्स की, डीएनए रेप्लिकेशन भाई देखो ये डीएनए होता है, मतलब बहुत बुरा डीएनए बनाया मैंने तो खैर, लेकिन आप समझ गए होंगे। इसकी रेप्लिकेशन के दौरान अनवाइंडिंग होता है, जो इसकी ये दोनों स्ट्रैंड्स है ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अनवाइंड, अलग अलग होना। ठीक है, लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंड वल्नरेबल। और एस फेज के दौरान एनी प्रॉब्लम विद डीएनए रेप्लिकेशन, जो अगर कोई भी प्रॉब्लम डीएनए रेप्लिकेशन के साथ हो रही है एस फेज के दौरान, तो वो ट्रिगर अ चेक पॉइंट, तो चेक पॉइंट जो मैंने बताया था उसको ट्रिगर करते हैं। अ कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग इवेंट दैट पुट्स द फेज ऑन होल्ड अंटिल द प्रॉब्लम। और जो एक कैस्केड होता है सिग्नलिंग इवेंट्स में, कैस्केड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो क्या करता है, उस फेज को होल्ड पे रख देता है जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए, ऐसा ही होता है भाई, कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हो, ठीक है, तो आप उसको होल्ड पे रखते हो जब तक उसका सॉल्यूशन ना हो जाए। क्या आप आगे मूव कर सकते हो, नहीं होता ना, मतलब आप क्या सोचते हो कि भाई ये पहले सोल्व हो जाए, इस मैटर को खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। तो सेम यही काम होता है, अगर भैया इस फेज के दौरान, यानी जो डीएनए सिंथेसिस वाला फेज है उसमें कोई दिक्कत आ रही है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, तो क्या करता है कैस्केडे, जो एक कैस्केडे ऑफ सिग्नलिंग इवेंट जो है वो उस फेज को होल्ड पे रख देता है जब तक वो प्रॉब्लम रिजोल्व ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, ड्यूरिंग विच फेज, कौन से फेज के दौरान सेल साइकिल के जो अमाउंट है डीएनए का इन सेल रिमेन्स एट 4c लेवल, मतलब कि वो डीएनए का जो लेवल है वो 4c ही रहता है, अगर इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2c। अगर इनिशियल अमाउंट कैसे डिनोट किया है, 2c के तौर पे। तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका सी है, ओनली G2 फेज के दौरान ही ऐसा होता है। देखो एम फेज की अगर मैं बात करूं,
तो बोथ 4C and 2C of DNA are present at different phases। तो देखो यहाँ पे M आ गया, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, G नोट तो भाई रेस्टिंग फेज होती है, गलत है। S क्या है? S भाई सिंथेसिस फेज है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए वाली फेज है, यहाँ पे नहीं। तो बचा क्या हमारे पास? G2। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? G2 आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, जो एस फेज होता है सेल साइकिल का, उसमें इनमें से क्या होता है वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन है भाई ए। देखो एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज के दौरान जो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोमल डीएनए का, ठीक है, और सिंथेसिस होता है हिस्टोन प्रोटीन का। वहां पे क्यों हिस्टोन प्रोटीन शब्द क्यों आया? देखो जहां पे भी भाई डीएनए होगा, ह्यूमन डीएनए की बात करी जाएगी, ठीक है, वहां पे हमेशा हिस्टोन्स प्रोटीन का जिक्र आएगा, क्योंकि हिस्टोन्स प्रोटीन ये ऐसे होते हैं, ठीक है, इससे जो है वो डीएनए ऐसे एंट्रैप्ड होता है, ठीक है, रैपिंग में होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वहां पे सिंथेसिस होगा हिस्टोन प्रोटीन्स का। इस टाइम के दौरान जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो पर सेल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी कि एस फेज के दौरान जो क्या है हमारा डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या होगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 20 है जो हमारा मान लो डीएनए का कंटेंट, वो दूसरे वाले सेल में मतलब एस फेज में उसकी आगे फर्दर एक्टिविटी के बाद कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर तो यहाँ पे सेम होता है, ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि भाई डीएनए डबल हो गया, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया तो क्रोमोसोम भी डबल होगा। नहीं, ये चीज याद रखने वाली है यहाँ पे कि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे सेम रहेगा। इस फेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, लेकिन डीएनए कंटेंट जो है वो क्या सेम, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास क्या है? गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस। मतलब यहाँ पे फेजेस का ब्रेकअप दे रखा है, स्कीमेटिक या स्टेजेस आप बोल सकते हो सेल साइकिल का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज या फेज इन द सेल साइकिल। करेक्ट इंडिकेशन बतानी है आपको, इनमें से कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये A B C D, तो यहाँ पे होगा भाई B। ठीक है, 9th का क्या आएगा? बी करेक्ट ऑप्शन है। देखो अगर बात करी जाए स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ फेज या स्टेजेस ऑफ सेल की, तो डी क्या है? हमारी सिंथेटिक फेज होती है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है स्टेज या फेज की सेल साइकिल में। ठीक है, यहाँ पे देखो अब डी कैसे हमारे पास सिंथेटिक फेज आया। देखो यहाँ पे हो गया माइटोसिस, माइटोसिस के बाद क्या आया? जीवन, जीवन के बाद क्या आया? G2, G2 के बाद क्या आया? एस, वापिस से फिर ये क्या हो गई? माइटोसिस। माइटोसिस फर्दर 4 में स्प्लिट होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 में होती है। तो मतलब ये कुछ ऐसी चलती है। तो बहुत ईजी है, बस डायग्राम आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, कौन सी सेल साइकिल की स्टेज पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। भैया आप यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, जब यहाँ पे ऐसा कुछ बात आए तो आप ये देख लेना है कि प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है या यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा भाई एस फेज के दौरान। ठीक है, हम इतनी देर से डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात करें, डीएनए के साथ मैंने बोला था हिस्टोन प्रोटीन आएगा ही आएगा। और वहां पे हम किसके कौन से फेज में बात करें काफी टाइम से? एस फेज में। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि भाई ठीक है एस फेज में क्या होता है? डीएनए का कंटेंट डबल होता है, वहीं पे डीएनए के रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होता है। साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन्स का भी जो सिंथेसिस है वो इसी फेज के दौरान होता है। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज या सिंथेटिक इवेंट सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। ठीक है, ये आएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन, इन द सोमेटिक सेल साइकिल। एक जो सोमेटिक सेल साइकिल है उसमें क्या होता है? हाँ, शायद मैं आपको सोमेटिक सेल्स का मतलब नहीं समझा पाई अभी तक। एक पीछे क्वेश्चन में और आया था, सोमेटिक सेल का क्या मतलब है। देखो सोमेटिक सेल्स वो बॉडी के सेल्स होते हैं जो मतलब स्पर्म या एग से मिलकर नहीं बने होते। ह्यूमंस में जो सोमेटिक सेल है वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, यानी कि ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं जो कि इनहेरिट होता है। मतलब जो कि एक उनमें से क्या है? पेरेंट से इनहेरिट हुआ होता है, यानी कि आगे पास हुआ होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मसल सेल हो गए, ब्लड सेल हो गए, स्किन के सेल्स, नर्व सेल्स, ये क्या होते हैं? सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मैंने मतलब एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई स्पर्म और एग वगैरह का फ्यूजन करके जाइगोट से कुछ भी नहीं बना है। सिंपल क्या है भाई? मसल सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, ये सब क्या है? सोमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 11th क्वेश्चन की। हाँ 11th की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो इन द सोमेटिक सेल साइकिल क्या होता है, सोमेटिक सेल साइकिल कैसी होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा भाई बी। डीएनए रेप्लिकेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है एस फेज ऑफ इंटरफेज में, ठीक है, हम जानते हैं। G2 फेज किसके द्वारा फॉलो की जाती है, माइटोटिक फेज के द्वारा, जो कि शॉर्टर होती है इंटरफेज में, ठीक है, शॉर्टर देन द इंटरफेज, जो कि इंटरफेज से काफी छोटी होती है माइटोटिक फेज। G2 फेज में जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है देन दैट द अमाउंट प्रेजेंट, जो कि ओरिजिनल सेल में था उससे डबल हो जाता है G2 फेज में, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, ये ठीक है। यहाँ पे G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल एंड अमाउंट टू डीएनए प्रेजेंट, यहाँ पे G1 फेज नहीं आएगा, गलत है भाई, G2 फेज में होता है। आ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक, ये गलत है, हमारा शॉर्ट बोला है यहाँ पे, एक मिनट, शॉर्ट G2 फेज शॉर्टर होती है भाई, कहाँ गया G2 फेज, ठीक है, G2 फेज यहाँ पे क्या होगी, शॉर्टर होती है और माइटोटिक फेज के मुकाबले। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, G2 फेज जो है, नहीं भाई माइटोटिक G1 फॉलो करता है ना माइटोटिक को, तो हमने पढ़ा था पोस्ट माइटोटिक, और वो क्या होता है, प्री सिंथेटिक फेज होता है G1। तो यहाँ पे G1 करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास आ गया बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल साइकिल में जो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, वो किसमें मतलब होता है, क्या बोला, सेल साइकिल में जो डीएनए रेप्लिकेशन है टेक्स प्लेस इन, किस में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा इसका, डी, एस फेज में। कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, ठीक है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, अब बैक्टीरियम डिवाइस, एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है एवरी 35 मिनट्स, हर 35 मिनट में एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। अगर कल्चर कंटेन कर रहा है 10⁵ सेल्स पर ml इज ग्रोन फॉर, वो 175 मिनट्स तक ग्रो कराएंगे, व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml, मतलब सेल की कंसंट्रेशन बतानी है पर ml आफ्टर 175 मिनट्स क्या होगी, तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 175/35 मिनट, यानी इसमें कितना हुआ है, 5 डिवीजन, ठीक है, कितनी डिवीजन होगी, 5, आप इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 5 डिवीजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म कितने कितने होंगे, 2⁵5, ठीक है, 2 है, इंटू 10⁵5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 इंटू 10⁵5 आ गया, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, 13 का करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं कौन सा इससे मैच करेगा, यानी कि सी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल्स, जो होते हैं हायर प्लांट्स के, उनके लिए कॉमन नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो कि कॉमन नहीं होगा माइटोटिक सेल्स जो होते हैं हायर प्लांट्स के, उनके लिए वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेंट्रियोल, जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। सेल प्लेट जो है अपीयर होती है कब, साइटोकाइनेसिस जब होता है डिवाइडिंग सेल का, जब होती है, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो वहां पे फ्यूजन या फिजन होता है उस दौरान होती है क्या, सेल प्लेट की अपीयरेंस, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल गलत है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, मतलब ये होती है, सॉरी, ये साइटोकाइनेसिस के दौरान होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, सेंट्रोमियर की, तो वो जो सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर में जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम में, मतलब उनको होल्ड करके रखता है, जो ये जो होते हैं क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं इनको होल्ड करके रखता है ये सेंट्रोमियर, ठीक है, ऐसे इससे सेंट्रोमियर होता है बीच में, ये आप बिल्कुल ही अजीब सा आकृति बन गई, खैर आप समझ गए होंगे, 2 साइटोप्लाज्म को जोड़ के जो रखता है अपना उनको सिस्टर क्रोमेटिड को, सॉरी, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। स्पाइंडल फाइबर्स की बात करूं तो ये मेटाफेज के दौरान दिखते हैं भाई, मेटाफेज के दौरान, तो यानी कि सेंट्रियोल ऐसे हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी सेंट्रियोल क्या होते हैं, ये पेयर्ड बैरल शेप्ड ऑर्गेनिल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे अरेंज होते हैं भाई ये, ठीक है, मतलब ऐसे ट्यूब्स में ऐसे काइंड ऑफ ऐसे अरेंजमेंट होती है इनकी, किसमें, जो कि साइटोप्लाज्म जो होता है एनिमल सेल्स का, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से के पास होता है, वहां पे ये लोकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 15th क्वेश्चन की। देखो
मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, मियोसिस के रिस्पेक्ट में मैच करना है हमें इसको, ठीक है। कौन सा मतलब ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। तो देखो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, जाइगोटिन जो है वो सिनेप्सिस करता है। आगे मैं जो है आपको ये सारे जो फेज हैं इसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगी, मतलब लास्ट तक, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो जाइगोटिन में होता है क्या, सिनेप्सिस, ठीक है। पैकेटिन की बात करूं तो उसमें होती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। डिप्लोटिन की बात अगर करी जाए तो कियास्माटा उधर जो है अंडरगो होता है। डाइकाइनेसिस की अगर मैं बात करूं तो टर्मिनलाइजेशन वहां पे होता है, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन करेक्ट कौन सा आया, ए, ठीक है। जायगोट में होती है सिनेप्सिस, पैकेटिन में होती है क्या होती है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटिन में होती है कियास्माटा की फॉर्मेशन, डाइकाइनेसिस में होती है टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट है। आगे मैं इसको आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये जो भी हमारे फेज आए हैं एना मेटा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ इनका दूंगी। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, जो डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का अकर्स ड्यूरिंग, किसके दौरान वो होता है। देखो ये होगा भाई ऑप्शन डिप्लोटिन, डिप्लोटिन के दौरान ये होता है। देखो जो डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, वो डिप्लोटिन जो स्टेज होती है प्रोफेज 1 की ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 में जो भाई प्रोफेज 1 होती है उसकी भी जो डिप्लोटिन स्टेज होती है उसमें होता है डिसोल्यूशन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। जो बिगिनिंग होती है डिप्लोटिन की वो कब रिकॉग्नाइज की जाती है, जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन चालू हो जाए और जो टेंडेंसी होती है रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम की, होमोलोगस मतलब जो एक जैसे सेम क्रोमोसोम हो, बाइवेलेंट्स की, वो सेपरेट हो जाए एक दूसरे से एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, मतलब सिर्फ क्रॉसओवर की जो साइट है वहां को छोड़ के वो सेपरेट हो जाए। तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं कियास्माटा। यहाँ पे ऑप्शन में हमने कियास्माटा किया, डिप्लोटिन में कियास्माटा की फॉर्मेशन, तो वहां पे भी ये जिक्र आ गया। इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान यानी एम फेज के दौरान करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे हमें बतानी है कौन सी होगी। तो भाई इसका करेक्ट सीक्वेंस है ए। सबसे पहले जो देखो डीएनए कंडेंसेशन अकर होती है, डीएनए कंडेंसेशन होती है, कहाँ पे होती है, क्यों होती है, ताकि जो क्रोमोसोम्स है, डीएनए कंडेंसेशन क्यों होती है ये समझो, क्योंकि जो क्रोमोसोम है ताकि वो विजिबल हो सके ड्यूरिंग अर्ली टू मिड प्रोफेज, अर्ली और मिड प्रोफेज, अर्ली से लेकर मिड प्रोफेज तक जो है डीएनए अच्छे से, डीएनए के जो सॉरी अपने जो क्रोमोसोम है वो अच्छे से विजिबल रहे उसमें, ठीक है। उसके बाद आती है डिसअसेंबली, डिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली, वो बिगिन होती है कब, जो लेट प्रोफेज होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी कि प्रोफेज से ट्रांजिशन मतलब मेटाफेज में जाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। डिसअसेंबली होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, मतलब कि अलग अलग हो जाना। नेक्स्ट आएगा क्रोमोसोम अलाइन होंगे इक्वेटर पे मेटाफेज के दौरान, ठीक है। फिर क्या प्रोसेस होता है, जो सेंट्रोमियर होती है, सेंट्रोमियर डिवीजन वो हो जाती है ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के दौरान क्या होती है, सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है। ड्यूरिंग कौन से फेज के दौरान, एनाफेज के दौरान, फॉर्मिंग डॉटर क्रोमोसोम, क्या फॉर्म करते हैं फर्दर डॉटर क्रोमोसोम्स। फिर आता है कि एनाफेज के दौरान सेग्रीगेशन ऑल्सो अगर, सेग्रीगेशन हो जाती है जिसमें कि जो डॉटर क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग होना, और वो अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे। टीलोफेज जो है फाइनली लीड्स टू फॉर्मेशन, और टीलोफेज में एट द एंड लास्ट है ये, इसमें क्या होते हैं दो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन, यानी कि करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास 17 की क्या आई, ए आई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि अब हमने यहाँ पे सारे फेज आ गए हैं कि ये प्रो फेज वगैरह इसमें क्या से क्या होता है, ठीक है। स्पेस बना लेते हैं। बात करेंगे एम फेज की, ठीक है। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस जो है चार फेज अंडरगो करता है, आप जानते हो मैंने बताया था, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास होता है प्रोफेज, इसको मतलब प्रोफेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भाई अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। अर्ली में क्या होता है, बिगिनिंग हो मतलब बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज में जो कंडेंसेशन है वो होता है क्रोमोसोम का, जो अभी हमने सब सीक्वेंस में सबसे पहला था,
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एंड होता है क्रोमोसोम का वो क्या होते हैं, अनक्लियर होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स के एंड मतलब अच्छे से क्लैरिटी में नहीं होते, अनक्लियर होते हैं। मतलब ऐसा दिखता है जैसे वो आपने ऊन की वो बॉल देखी होगी, मतलब ऐसा ऐसा मतलब बिल्कुल गुच्छा सा दिखता है। इसको आप बोल सकते हो, इस स्टेज का दूसरा नाम होता है स्पाइरीम स्टेज। जब ऐसा अपीयरेंस हो, स्पाइरीम स्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, देखो ये बहुत ही बुरा सर्कल बना है। कोई नहीं भैया, एडजस्ट कर लो। ठीक है, समझ रहे हैं। देखो ये यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये ऐसे अनक्लियर से होते हैं, ये ऐसे मतलब बोल मतलब ऐसे वूल की बोल के जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये दो यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे दिखते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे ऊपर भाई हमारे पास आता है क्या, देखो ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो रेज एमिट करता है, नीचे की साइड भी ऐसे रेज एमिट करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं ईस्टर। देखो ईस्टर क्या होता है, सेंट्रोजोम्स प्लस सेंट्रोजोम प्लस सेंट्रल रेज, नाम होता है क्या, ईस्टर। ये देखो ये सेंट्रल रेज और सेंट्रोजोम, ये जो सेंट्रोजोम है और सेंट्रल रेज को मिलाकर क्या बनता है, ईस्टर। ठीक है। अगर मैं एक सेल की बात करूं, एक सेल में दो ईस्टर होते हैं। ठीक है, दो ईस्टर, एस्टर यहाँ पे हमारे पास होता है, एस्टर आएगा, ये ए आएगा इधर। ठीक है, दो एस्टर यहाँ पे हमारे पास होते हैं। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, पेयर ऑफ एस्टर, पेयर ऑफ एस्टर। देख भी पा रहे हो आप, जिसको मतलब जो क्या होता है, माइटोटिक अपैरेटस, ड्यू टू माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल था क्या, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज बेसिकली। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेट प्रोफेज के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, लेट प्रोफेज की। ठीक है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ डायरेक्ट। देखो ये होता है, इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, जो सेंट्रियल अपोजिट पोल, स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन, ये जो होते हैं स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का। देख पा रहे हो, कंप्लीट कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का यहाँ पे। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर नहीं होगी। देखो ये मैंने आपको वो सिर्फ बताने के लिए सर्कल किया है, ये सर्कल होता नहीं है, यानी कभी आप इसको न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन को समझो, क्योंकि इसमें नहीं होता। इस फेज में सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। ऐसा कोई हमारे पास जो ऑर्गेनिल्स होती हैं, ईआर वगैरह, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, न्यूक्लियस, सब यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है इस फेज में। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थी, लेट प्रोफेज। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मेटाफेज की। मेटाफेज की अगर हम बात करें अब, देखो देखो मेटाफेज में हमारे पास क्या हुआ है, स्पाइंडल फाइबर अटैच हो गए। जो ये जो बीच में होता है भाई, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर किसका, क्रोमोसोम का। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच का क्या होता है, ये काइनेटोकोर। पिछले वाले में लेट प्रोफेज में आपने देखा स्पाइंडल फाइबर इससे अटैच नहीं थे, इस वाले फेज में अटैच हो गए, अरेंज हुए इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट, आप इसको बोल सकते हो। ये मेटाफेज है, आप लिख देती हूँ। इसमें होती है हमारी इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट, ये जो होती है ऐसे बिल्कुल, ये इस पे ऐसे अरेंज होते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या,
मेटाफेजिक या फिर इक्वेटोरियल प्लेट इसको बोला जाता है, ठीक है, जो एक ही होती है, मेटाफेज में एक ही बनती है ये। तो नंबर ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने होंगे, 46 होते हैं जनरल, तो यहाँ पे डबल हो जाते हैं, यानी 46 इंटू 2 कितना हो गया, 92 स्पाइंडल फाइबर्स कितने होंगे, ये जो होते हैं ये 92 होंगे यहाँ पे, ये याद रखना है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, बिगिनिंग हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस की, पीछे डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था लेट प्रोफेज में भी, यहाँ पे बिल्कुल डिसअपियरेंस हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस स्टार्ट हो जाती है। मॉर्फोलॉजी प्लस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर किसी को मॉर्फोलॉजी या फिर उसका स्ट्रक्चर, किसका, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करना हो तो बेस्ट फेज है मेटाफेज। ये इन दोनों की स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज हमारे पास होता है मेटाफेज। मेटाफेज से हम जो स्ट्रक्चर और मेटाफेज काफी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की काफी क्लियरली समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ठीक है। मेरे जो बनाए हुए मेटाफेज में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, काफी सुंदर बना रखा है, काफी अच्छा वहां पे दिख भी रहा है। मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाने का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एनाफेज की, ठीक है। देखो देखो इसमें क्या होता है भाई, ये एनाफेज बेस्ट स्टेज मानी जाती है शेप ऑफ क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने के लिए। शेप ऑफ क्रोमोसोम, पीछे मेटाफेज में हम क्या पढ़ सकते हैं अच्छे से, मॉर्फोलॉजी और जो स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम का और शेप अगर देखनी है तो एनाफेज में देख सकते हैं। जो क्रोमेटिड है वो क्या करेंगे, मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमियर की, जो ये होते हैं भाई सेंट्रोमियर होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग हो गई, ये ऊपर दो नीचे ऐसे आ गए, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, ये एनाफेज। यहीं पे बता देती हूँ क्या, टीलोफेज, जो कि हमारी लास्ट फेज है, टीलोफेज। यहाँ पे इसमें क्या होता है, देखो ये क्या है हमारे पास, ये इधर रहा, ये इसकी प्लोइडी है, ठीक है, इतने डीएनए और ये क्रोमोसोम का नंबर। सिमिलरली इसमें भी यही रहता है। और टीलोफेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो ये अलग अलग ऐसे शो होंगे, लेकिन प्लोइडी सेम रहेगी, इसमें प्लोइडी चेंज नहीं होती, प्लोइडी इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, जो नंबर है क्रोमोसोम का और उसका वो सेम रहेगा। और टीलोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वो सब रीअपियर हो जाते हैं। जो सबसे पहली फेज यानी कि कौन सी थी, प्रो फेज में सब कुछ डिसअपियर हो गया था, और लास्ट फेज यानी कि टीलोफेज में आते आते जो कि फोर्थ फेज है, सब कुछ रीअपियर हो गया। जितने भी यहाँ पे हमारे पास क्या थे ऑर्गेनिल्स वगैरह होते हैं वो रीअपियर हो गए। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का वापिस से डीकंडेंसेशन हो गया, क्योंकि टीलोफेज के बाद प्रोफेज स्टार्ट होनी है, प्रोफेज से वापस कंडेंसेशन और डिसअपियरेंस वाला चीज चालू हो जाएगी। क्रोमोसोम हैज लॉस्ट, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब देखो मैं यहाँ पे आपको मियोसिस जो 1 होती है, मियोसिस 1, उसमें अगेन यही 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन बस यहाँ पे 1 लगा देते हैं हम उनके सामने, ठीक है, जो हम पीछे करके आए 1, सब कुछ सेम होता है। लेकिन यहाँ पे बात होगी प्रोफेज 1 के 5 टाइप होते हैं। कौन से 5 टाइप होते हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और होता है डाइकाइनेसिस, ठीक है। यानी 5 हमारे पास यहाँ पे इसके क्या होते हैं, टाइप होते हैं।
अब हम इनको डिस्कस करेंगे। एक बार इनको थोड़ा सा मैं इनका भी ब्रीफ आपको दे देती हूँ, ताकि जो पीछे हमने इसके रिगार्डिंग एक आध पीवाईक्यू किए या एक आध जो हमारे आगे सामने आएंगे वो आप अच्छे से समझ पाओ कि एक्चुअली किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लैप्टोटीन 1 से। और अगर आपको ये सीरीज या ये नाम याद नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, लैप्टोटीन से लार्ज, जेड से आप कह सकते हो लार्ज जिराफ, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड लगा लो। लार्ज जिराफ, पास्ट, पास्ट मतलब क्या बोलते हैं, जो पास हो गया मतलब मर गया। ठीक है, लार्ज जिराफ पास्ट। डी से ड्यू टू, डाई से डायरिया। मैंने क्या यहाँ पे न्यूमेरिक बनाया है इसका कि लार्ज जिराफ पास्ट ड्यू टू डायरिया, और यहाँ पे लार्ज एल से लेप्टोटीन, जेड जाइगोटीन, पी पैकेटीन, डी डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ड्यू टू डायरिया। डाई देखो यहाँ पे डाई से मैंने यहाँ पे बनाया डायरिया, तो इस मतलब आपको इन दोनों में जो है कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। आप देख सकते हो डाइकाइनेसिस से डायरिया, डाई सबसे पहले ही आ रहा है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने अगर आपके पास कोई और न्यूमोनिक्स है, कोई और ट्रिक है जिससे आप इसको याद करना चाहते हो, ऑलरेडी बना के रखिए, तो आप उससे याद रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट करते हैं अब। पहला हमारे पास है क्या, लैप्टोटीन। लैप्टोटीन, लैप्टोटीन में क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ। इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, और इसको हम क्या बोलते हैं, बुकेट स्टेज भी इसको हम बोल सकते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और बुकेट स्टेज भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और कंडेंसेशन का मतलब आप जानते हो कि जब दो कोई भी चीजें एक मतलब आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, मिक्स हो जाए, कंडेंसेशन होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये था भाई लैप्टोटीन, इतना ही था। अगेन हम बात नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगेन तो नहीं, नेक्स्ट चल रहे हैं अभी हम जाइगोटीन की। देखो जाइगोटीन में क्या होता है, ध्यान से देखना, काफी क्लैरिटी के साथ मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगी। 4 क्रोमेटिड हमारे पास, एक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ये एक दूसरे के साथ जो है जुड़े होते हैं इस फेज में। ठीक है, किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये, आप देखना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको ये बताया था, ये अभी हम पीवाईक्यू करके आए हैं कि जो दो मतलब होमोलोगस यानी नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, ये मतलब नॉन सिस्टर होमोलोगस यानी सेम होमोलोगस क्रोमोसोम या क्रोमेटिड आप बोल सकते हो, ये वो है मतलब उसका क्या होना, सिनेप्सिस होना, आपस में जुड़ गई, ये वही तो चीज है, यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। और जाइगोटीन को हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड भी बोल सकते हैं भाई, बाइवेलेंट या टेट्राड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाइवेलेंट या टेट्राड क्यों बोला, बाइवेलेंट यानी कि दो, एक इसको मिला के एक, ये दो हो गए, दो वैलेंसी। टेट्राड यानी चार, चार हमारे पास क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, तो यहाँ पे इस वजह से इसका नाम ये भी हो सकता है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जाइगोटीन फेज में, या भी पीवाईक्यू देखो हम करके भी आए हैं इसी के ऊपर, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट फेज की हम बात करेंगे विच इज पैकेटीन फेज, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पैकेटीन की। देखो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, देखो ऐसे, इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर।
और बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो होता ही है। देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वही है। इसमें क्या होगा, टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोटोन की, बट अपीयर्स इन पेक्टिन। देखो जो टेट्राड के पीछे हम बात कर रहे थे, टेट्राड की फॉर्मेशन की, वो जाइगोटीन में स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन वो अपीयर किस में होती है, पैकेटिन में। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है बाय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यानी कि रिकॉम्बिनेज। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, डिप्लोटीन की। देखो इसमें क्या होगा, ये है हमारे पास कियास्माटा, ऐसे इसकी कियास्माटा की फॉर्मेशन हो जाती है ये। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे, ये ऐसे एक्स शेप्ड कियास्माटा। ठीक है, एक्स शेप्ड कियास्माटा, मतलब ये एक्स शेप का होता है स्ट्रक्चर, कियास्माटा की फॉर्मेशन हो जाती है। डिसोल्यूशन हो जाता है सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का, मतलब वहाँ पे ये सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो अभी तक था पैकेटिन में, वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। सेल डिवीजन अरेस्टेड एट डिप्लोटीन, जो सेल डिवीजन है वो डिप्लोटीन पर रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे डाइकाइनेसिस की। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियास्माटा का। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो वापस से अपेयर हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है वापस। तो ये थे हमारे पांचों जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब बात करेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी 17th क्वेश्चन तक हमने बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी, 18th क्वेश्चन की। ठीक है, 18th क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, दिख नहीं रहा है, इस पेन को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, जो एनाफेज है वो प्रमोट कर रही है कॉम्प्लेक्स एपीसी को, इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी। ये क्या है, प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जो कि नेसेसरी है प्रॉपर माइटोसिस के लिए, किसकी, एनिमल सेल्स की। अगर एपीसी डिफेक्टिव है ह्यूमन सेल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। यहाँ पे बताना है कि कौन सा वहां पे इवेंट हो सकता है, वो यहाँ पे हमें बताना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, बी। देखो एनाफेज के दौरान जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे जो एपीसी दे रखा है, इसका मतलब है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो क्या है, एक प्रोटीन है जो कि नेसेसरी है किस चीज के लिए, नेसेसरी फॉर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। ये किसके लिए नेसेसरी है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स के लिए। एक डिफेक्टिव एपीसी जो है वो क्या कोज करेगा, क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है यानी क्रोमोसोम्स, ताकि सेग्रीगेट ना हो पाए, यानी अलग अलग ना हो पाए। स्पाइंडल फाइबर्स अटैच ऑन, जो स्पाइंडल फाइबर है वो अटैच होते हैं ऑन टू ही। देखो मैं पूरा मैकेनिज्म आपको समझा के आ चुकी हूँ। ये आएगा काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, काइनेटोकोर क्या होता है, देखो ये जो हमारे पास है, मान लो ये स्पाइंडल फाइबर है, ये जो बीच में होता है ना, ये यहाँ पे मान लो एक और है, ये इससे, इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर, किसका, क्रोमोसोम का। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका नहीं है माइटोसिस का, वो बताना है। इसमें से कौन सा है, तो सिनेप्सिस नहीं है। सिनेप्सिस क्या है भाई, सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ टू होमोलोगस, होमोलोगस मतलब सेम, टू
होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि किस दौरान होते हैं? ये मियोसिस के दौरान होते हैं, माइटोसिस के दौरान ये नहीं होता। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन के दौरान। ये क्या अलाउ करता है? मैचिंग अप किसका? होमोलोगस पेयर्स का, प्रायर टू देयर, उनकी सेग्रीगेशन से पहले, एंड पॉसिबल क्रोमोसोमल क्रॉसओवर बिटवीन देम, और उनके बीच में जितना भी पॉसिबल क्रॉसओवर हो सकता है, ये जो मैंने बताया था या ऐसे, वो उनके बीच में। सिनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेजन और जाइगोटिन मियोसिस में बताया था। ये हमने अभी जाइगोटिन में मैं पीछे बता के आ चुकी हूँ। सिनेप्सिस था उसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर। एक स्टेज है सेल डिवीजन की, वो इसमें दिखा रखी है। सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो सी स्टेज दे विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो बताना है कौन सा होगा। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास है डी, टीलोफेज है। मैंने आपको ये बताया भी था, अभी पीछे टीलोफेज हमने किया भी था। टीलोफेज तो है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 टीलोफेज दे रखी है, साइटोकाइनेसिस तो नहीं है, लेट एनाफेज भी नहीं है, टीलोफेज 2 है, लेकिन उसके साथ उसका करेक्ट जो मैच करा वो क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, और ये रीफॉर्म होती है इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या है? ER एंड न्यूक्लियस रीफॉर्म नोट। ये तो गलत है ना, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रोफेज में तो डिसअपियरेंस हो जाती है सारी, उसकी अपने ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं उनकी डिसअपियरेंस हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे एंड आता है, यानी कि एंड में कौन सा अपना टीलोफेज, उस दौरान जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो वापस से सारी क्या हो जाती है? रीफॉर्म हो जाती हैं और रीअपियर यहाँ पे हो जाती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दे रखे हैं, इससे ये पता चलता है इस क्वेश्चन से कि आपको अपने एनसीईआरटी के बुक के जितने भी डायग्राम है, जो भी फेज का डायग्राम है, वो अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है किसके द्वारा? सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? बायवैलेंट। मैंने आपको बताया था कि जो ये अपनी स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं? बायवैलेंट और टेट्राड। ठीक है, वहां पे मैंने आपको लिख के अलग से ये चीज बताई थी। तो देखा मैंने वो आपको एक्सप्लेन, और वो आपको इसी वजह से समझा था कि आगे कोई भी PYQ आता है तो हम इजीली सोल्व कर सके। ड्यूरिंग द मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज के दौरान किसकी? माइटोसिस की। जो स्पाइंडल फाइबर है अटैच टू क्रोमोसोम एट, कहाँ पे अटैच होते हैं वो? सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं होते, यहाँ पे अपना कहाँ होते? काइनेटोकोर पे। ठीक है, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बना के भी मैंने दिखाया था। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं किसके सरफेस पे? सेंट्रोमियर के। ठीक है, जो क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं? साइट ऑफ अटैचमेंट स्पाइंडल फाइबर्स के लिए क्रोमोसोम को। ठीक है, दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट सेंटर ऑफ द सेल, हेंस जो मेटाफेज ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम दैट प्रोसीड टू लाई एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे वो लाई भी करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन द डायग्राम, विच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। स्टेज बतानी है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बतानी है इसकी। तो भाई इसके करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा मेटाफेज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? इक्वेटरल लाइन यहाँ पे बनी है, मेटाफिजिक प्लेट। इक्वेटर बोल सकते हो, मेटाफिजिक प्लेट बोल सकते हो। ठीक है, जो क्रोमोसोम है स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड टू सेंट्रल, क्रोमोसोम जो है वो मूव टू स्पाइंडल इक्वेटर। इक्वेटर पे मूव किया। ठीक है, क्रोमोसोम ने। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से जो है ये क्रोमोसोम मिलके बने होते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई, जो क्रोमोसोम्स है वो स्पाइंडल इक्वेटर पे मूव करते हैं और गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है 25th की। ठीक है, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पाइंडल फाइबर बाय देयर। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था काइनेटोकोर्स, पीछे 2 बार, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया काइनेटोकोर्स के ऊपर। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब होता है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस बिगेन टू डिसअपियर एट, कौन सी स्टेज पे डिसअपियर होते हैं? ये भी किया था अर्ली प्रोफेज पे। ठीक है, अर्ली प्रोफेज पे डिसअपियर होने लगते हैं। वापिस रीअपियर कब होते हैं? ड्यूरिंग टीलोफेज starts to
रिफॉर्म एंड रीअपियर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे 27 PYQs थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।